नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बोल छत्तीसगढ़ में। इससे पहले आपने जब भी मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको मेरी आवाज में एक बुलंद जोश दिखता था, पर आज वो जोश दबा हुआ है। वो जोश इसलिए दबा हुआ है कि जिस घटना के परिप्रेक्ष्य में आज ये वीडियो बनाया जा रहा है, आज से एक माह पूर्व उस घटना ने पूरे छत्तीसगढ़ को शोक में डुबा दिया था। माँ खल्लारी के दर्शन करने के लिए नवरात्र में कुछ श्रद्धालु गए थे और वहां पर किसी की लापरवाही से, चंद लोगों की लापरवाही से वहां का रोपवे टूट जाता है। और रोपवे टूटने में क्या होता है तो दो मासूम जिंदगियां जिनका कोई दोष नहीं था, वे केवल अपने परिवार के साथ वहां पर माता के दर्शन करने गए थे, वो उनके उत्साह को गम में बदल देता है। इस घटना में जो सबसे विचलित कर देने वाला विषय मेरे लिए यह था कि उनमें से एक पीड़ित कोई और नहीं अपितु लंबे समय से मेरे परम मित्र रहे ऋषभ धावरे जी थे। ऋषभ धावरे जी, जिनको मैं कई वर्षों से जानता हूं, जिनके परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूं, पिछले एक महीने से इस घटना के बाद से लगातार मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। इस घटना की जानकारी हमको रील्स के माध्यम से और अनेक अनेक लोगों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर, कुछ चीज़ें शॉर्ट में कर कुछ चीज़ों का अलग नैरेटिव सेट कर हम तक पहुंचाई जा रही थी। तब हमने ये निर्णय लिया कि वो घटना जैसी घटी थी, वो जिनने उस घटना को सहा है, यदि उनकी जुबानी हम इस घटना को अब तक ला पाए तो उस घटना की एक्चुअल जो वास्तु स्थिति है वो हमारे सामने आ पाएगी। बहुत लंबे समय से हम ये वीडियो आप तक लेकर के आना चाह रहे थे ताकि हम आप सभी को बता पाए कि उस दिन जो घटना घटी है उसकी वास्तविकता क्या थी। इसलिए हमने ऋषभ जी के परिवार से संपर्क किया, उनकी मनस्थिति जानी और उनको बताया कि उनका दृष्टिकोण इस पूरे घटनाक्रम में कितना महत्वपूर्ण है। और जब उनसे अनुमति मिली तब हमने इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया और अब ये वीडियो लेकर के हम आपके सामने आ रहे हैं। तो आज आप सभी सुनेंगे उस दिन की कहानी ऋषभ जी की जुबान। ऋषभ जी नमस्कार। मैं समझता हूँ आप अभी इस समय बहुत दुख की घड़ी में गुजर रहे हैं और इस दुख की घड़ी से गुजरते हुए आपसे प्रश्न करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूँ। परंतु ये इस समय मेरे को लगता है समय की मांग है कि पूरे छत्तीसगढ़ वासी, पूरे देशवासी उस दिन जो घटना घटी थी उस घटना के बारे में आपसे जाने। पर घटना के बारे में बताने पहले क्या आप प्रदेशवासियों को अपना स्वास्थ्य बताएंगे, आप अभी कैसे हैं? विगत लगभग एक महीने से मैं बेड पे हूँ जब से ये घटना घटी है और मेरे रीढ़ की हड्डी में फिलहाल 4 फ्रैक्चर है और साथ पे पेल्विक फ्रैक्चर है और सर पे भी एक चोट है। इसके अतिरिक्त मेरे दाहिने कंधे पे जो उस घटना के चोट के कारण डिसलोकेट हो गया था। तो अभी फिलहाल इतनी तकलीफ मेरे को फिलहाल है और अभी बेड पे रह रहे अभी काफी समस्याएं होती है। नित्य क्रियाओं के लिए भी मुझे लोगों पे आश्रित रहना पड़ता है और ये मेरी मानसिक पीड़ा को और ज्यादा तकलीफ देता है। विगत एक माह से आपकी तकलीफ को हम बहुत निकट से देख रहे हैं, हम भी समझते हैं। और जब एक वो वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ था, लोगों ने तब भी आपकी तकलीफ को सेंस किया था। तो लोगों को पता तो है कि आपके साथ ऐसी घटना घटी थी, आप किस दौर से गुजर रहे हैं, शायद इसकी कल्पना उस स्तर पर लोग करने का प्रयास भी कर रहे हैं। परंतु ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि उस दिन उस घटना में जिसको आपने इतने करीब से देखा है, क्या आप हमें बताएंगे उस दिन क्या हुआ था? उस दिन की बात ऐसी है भैया कि ऐसा पहली बार नहीं था कि मैं खल्लारी माता मंदिर और बागबाहरा पहली बार जा रहा था। लगभग 8-9 साल से मैं हर वर्ष दोनों नवरात्र पे वहां माता के दर्शन करने जाता था और यह इस वर्ष मेरे लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि मैं अपने अर्धांगिनी के साथ पे माता के दर्शन करने गया था और उसके लिए भी ये काफी खुशी की बात थी कि हम लोग साथ पे दर्शन करने जा रहे थे। अब हुआ ये कि हम क्योंकि उस समय 2 दिन की छुट्टी पड़ी थी, मेरी जो वाइफ थी वो आत्मानंद में शिक्षिका थी, तो उस समय शनिवार और रविवार के 2 दिन कैसे उसको छुट्टी मिली थी। तो हम लोग ने प्लान किया था कि हम शनिवार को जाएंगे और दर्शन करके आएंगे, परंतु शनिवार को हमको खल्लारी पहुंचने में काफी लेट हो गया था, शाम हो गई थी।
इसके चलते हम लोग को रोपवे से हमको जाना था। आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले मैं जितने बार भी खल्लारी माता मंदिर में गया हूँ दर्शन करने के लिए, हमेशा मैंने सीढ़ियों का उपयोग किया है। परंतु 4-5 महीने पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते मेरे घुटने पे एक चोट थी, जिसमें मेरा एशियल लिगामेंट टियर हो चुका था पूरी तरीके से, जिसके कारण मैं सीढ़ियों पे चलने में असमर्थ था। इसलिए इस बार हमने सोचा कि हमको रोपवे से जाना चाहिए क्योंकि सुविधा है करके, ठीक है। इसीलिए हमने रोपवे से जाने का फैसला किया और शनिवार को बागबाड़ा में पहले दर्शन किया हम लोग, और अगले दिन सुबह 9 बजे के करीब अपने घर से निकले महासमुंद से। और वहाँ हमने सहजता से टिकट लिया, अपनी पारी का वेट किया। जाते समय हम मुझे क्योंकि मैं कभी रोपवे पे गया नहीं था, तो वहाँ की स्थिति का उतना अनुमान नहीं था। देखने में रोपवे सामान लग रहा था, गति भी सामान्यता से जा रही थी वहां पर। परंतु जैसे ही हम रोपवे के अंदर गए, तो वहां पे मेरे को उसी समय थोड़ी खामियां वहां पे समझ में आई थी कि वहां पे बैठने की कोई सुविधा नहीं थी। एक सामान्यता आप जैसे देखेंगे कि वो एक बस एक डब्बे की तरह था, चारों तरफ से नॉर्मल जो जालियां रहती है वो लगी हुई थी। गेट में भी छोटा सा एक छोटा चालू लॉक सिस्टम लगा हुआ था। इवन जो ऊपर में पकड़ने के लिए रहता है हैंडल, वो भी अगर उस पे चार चार हैंडल थे तो चार में से लगभग आधे हैंडल टूटे हुए थे। और इस तरह से हम लोग ऊपर गए, माता के दर्शन किए और थोड़े मंदिर परिसर में भ्रमण किए, और कुछ खाते हुए हम लोग जस्ट अपने जहाँ से रोपवे उतरता है वहां पे पहुंचे। इसी बीच में हमारे साथ में एक और परिवार हमारे से पहले वहां पे इंतजार कर रहा था। वो महासमुंद का परिवार था, स्वामी परिवार। जो भैया थे वो उनका भी निधन हो चुका है। उनके साथ में एक बच्ची थी और उनकी मिसेस थी। ऐसे करके हम लोग मेरे परिवार से मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 छोटे भाई बहन थे। हम लोग जस्ट नीचे उस रोपवे में बैठे और नीचे उतरे, और जैसे ही हम रोपवे पे बैठे, अधिकतम 30% ही रास्ता हम लोग कवर किए रहे होंगे, और अचानक आवाज आई कुछ टूटने की, और रोपवे एक तरफ से पूरा झुका। और जब मेरी आंख खुली तो हम शायद कहीं हम किसी चट्टान वगैरह से टकरा चुके थे उस समय तक। आसपास में कुछ मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था उस समय पे। मेरा जो दाहिना कंधा है वो चढ़ के मेरे छाती पे आ गया था और मैं गिरा हुआ था। आसपास से मतलब लोग भी छत थे वहां पे। कुछ लोग दौड़ते हुए वहां पे पहुंचे और सबसे पहले मेरे से पूछे आप ठीक हो कि नहीं भाई, ऐसा करके। वो स्थानीय लोग थे, तो वो लोग मेरे से पहले पूछे कि आप चल पाओगे कि नहीं करके। तो मैं बोला कि मैं चल नहीं पाऊंगा फिलहाल पे, उठ नहीं पा रहा हूँ मैं, ऐसे करके। मैं बैठा हुआ था उस समय पे। मेरे को उस समय ये भी अंदाजा नहीं था कि मेरे को कितना चोट लगा है। इसके बाद में वो लोग मेरे को जहाँ पे रोपवे स्टार्ट होता है वहां पे उठा के लेके आए। मेरे से पूछा कि आपके साथ पे और कौन कौन है। तो मैंने बोला कि मेरी वाइफ है और मेरे भाई बहन है। तो उसके बाद एक व्यक्ति ने मेरे बाजू में लाके मेरी वाइफ को रखा, और जब मैंने उसको देखा तो उसने जोर से मेरे सामने सांस ली, और मैंने उसका नब्ज चेक किया। उसके बाद उसके नब्ज उसी टाइम पे धीरे पड़ना चालू हो गए थे। फिर मेरी छोटी बहन को मेरे बाजू में लाके लिटाया। वो बहुत रो रही थी। तो उसके बाद मेरा जो छोटा भाई था वो वहां पे आया। मैं उसको आवाज दे रहा था, तो फिर वो मेरे सामने आके बोला कि मैं ठीक हूँ। वो उस समय चल फिर पा रहा था। उसको सीने पे और पीठ पे चोट आई थी, लेकिन परंतु उसकी चोट उतनी ज्यादा गंभीर नहीं थी। फिर मैंने अपनी वाइफ की स्थिति को देखते हुए मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, और मेरी बहन भी काफी जोर जोर से वहां पे रो रही थी।
काफी भीड़ लगी हुई थी, लोग वीडियो वगैरह बना रहे थे। मैंने एक पुलिसकर्मी को बोला कि भैया इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, एम्बुलेंस की स्थिति क्या है फिलहाल पे। तो उसने बोला कि भैया थोड़ा समय लगेगा एम्बुलेंस आने में। तो क्योंकि उस समय मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला कि कोई गाड़ी वगैरह या मेरी कार वहां पे रखी हुई है, उसको अगर आप ला पाओ तो। फिर मैंने देखा कि मेरे जेब पैंट वगैरह सारे फट चुके थे उस समय पे। तो मेरी चाबी भी मेरे पास पे नहीं थी मेरी गाड़ी की। तो एक स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस वाले से बातचीत करके गाड़ी, पुलिस की जो एक बुलेरो थी उसको बुलवाया। और मैंने बोला कि भैया इससे कम से कम ले जा लो, मेरी बहन को आप लोग एम्बुलेंस में ला लेना, क्योंकि उस समय वो होश पे थी। मेरी वाइफ को होश नहीं था, तो उसको गाड़ी के बीच में हम लोग लेटा के क्या बोलते हैं, लेटाया, और मेरे को पीछे वाले सीट पे बैठा के एक बुजुर्ग साथ में थे, और एक वहाँ का स्थानीय व्यक्ति और एक पुलिस वाले के साथ पे हम लोग वहां से निकले। उस समय हमको ये भी नहीं पता था कि हम जा कहाँ रहे हैं करके। तो मैंने बोला कि आप जब हम लोग खल्लारी से बाहर निकले तो मैं बोला कि महासमुंद लेके चलिए करके। तो पुलिस वाले ने बोला कि भैया महासमुंद यहाँ से ज्यादा समय लगेगा पहुंचने में, आपको जल्दी उपचार बागबाहरा में मिल जाएगा करके, क्योंकि बागबाहरा वहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। तो वो 15 किलोमीटर भी उस समय ऐसा लग रहा था कि हम काफी लंबा सफर कर रहे हैं। और उसी बीच में मेरी वाइफ की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी, नब्ज धीरे 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 गिरते जा रहे थे। मैं जब गाड़ी में बैठा तो कम से कम उस समय बैठने की स्थिति में था, लेकिन धीरे धीरे करके मैं खुद पीछे की सीट सीट पे ऐसे गिरते चले गया। और थोड़ी देर में मैं ये पाया कि मैं अपने आप को उठा भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब जितना भी प्रेशर लगाऊं, मेरे शरीर से प्रेशर निकल ही नहीं पा रहा था, मतलब ताकत लग ही नहीं रहा था, मैं अपने आप को उठाने में असमर्थ था। तो उस स्थिति में हम लोग जब लगभग बागबाहरा या 2 या 3 किलोमीटर बचा हुआ था, तब मैंने एम्बुलेंस की आवाज सुनी जो बागबाहरा खल्लारी की तरफ जा रही थी। तो अ, अब जब हम बागबाहरा पहुंचे तो फिर तुरंत स्ट्रेचर लाया, मेरे को उठा के और मेरी वाइफ को उठा के एक वार्ड पे लेके गए। और वहां के लोगों ने पहले मेरे को इंजेक्शन लगाया, और एक नर्स शायद मेरी वाइफ को देख रही थी, तो मैं उनसे बार बार हाल चाल जानने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसने कुछ जवाब नहीं दिया मेरे को, और बोला कि अ, इनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा ऐसा करके। क्योंकि वहाँ पे जो तात्कालिक सुविधाएं थी, वो लोग अपना काम फिलहाल तो ठीक ठाक कर रहे थे। वो लोग तुरंत मेरे को एक्सरे रूम में लेके गए। मेरे जहाँ जहाँ पे मैंने बताया वहाँ वहाँ पे मेरे को एक्सरे किया, जहाँ जहाँ भी दर्द था तुरंत वहाँ पे चेक करे। मैंने पूछा, मेरे सर पे यहाँ पे जब चोट लगी थी तो यहाँ पे गहरा निशान पड़ गया था। तो मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे को दर्द हो रहा है करके। तो कुछ देर बाद मेरे मुंह से ब्लीडिंग हुई, और ब्लीडिंग के बाद में वो लोगों ने बोला कि इसका सर का एक्सरे हम लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो सुविधा नहीं है। फिर मेरे परिवार के कुछ लोग तब तक बागबाहरा पहुंचे, और मेरी बहन को और छोटे भाई को वहां लेके आए। और ये जो कंधा डिसलोकेट हो गया था, वहां के डॉक्टर ने कुछ लोगों की सहायता से इसको खींच के वापस अपने जगह पे बैठाया, और मेरे को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया। इसके बाद में फिर एम्बुलेंस के द्वारा मेरी बहन को और मुझे रायपुर के वीवा हॉस्पिटल में रिफर किया गया। ये जो घटना आपने बताई उस दिन, घटना घटने के बाद में जो हमें कहते हैं स्थानीय प्रशासन ने वहां पर जो क्विक रिस्पांस किया, वहां के क्विक रिस्पांस व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट थे? आपको क्या लगता है उस दिन क्या प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई थी? क्या आपको लगता है कि कुछ और जल्दी एक्शन लिया जा सकता था? उस तिथि को लेकर के आपका अनुभव क्या था उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? अगर इसके आप एनालिसिस की बात करें भाई साहब, तो बात ऐसी है कि अब बागबाहरा वहां से पड़ता है 15 किलोमीटर, और महासमुंद लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पे है। क्योंकि मेरी पढ़ाई महासमुंद की है, मैं काफी समय तक महासमुंद में रहा हूँ और काफी बार वहां से आना जाना हुआ है मेरा।
इस तर्ज पे मैं अगर बता पाऊँ कि अगर आप महासमुंद से कोई एम्बुलेंस भेजते हैं तो कम से कम वहां तक पहुंचने में कम से कम उसको 20 से 25 मिनट लगेगा, और बागबाहरा से भी अगर कोई निकलता है तो मिनिमम 15 से 20 मिनट तो वहां से भी लगना है, क्योंकि रास्ता वैसा है। ठीक है, वो 2 वे रास्ता है और ट्रैफिक उतना रहता नहीं उस रास्ते पे, परंतु बात ऐसी है कि अगर अम, हम लोगों को पता है कि वहाँ पे क्योंकि वो पर्यटन स्थल है हमारे छत्तीसगढ़ का, और जो काफी जाना माना है, काफी समय से लोग वहाँ पे जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो एक सुविधा ऐसी रहनी चाहिए कि वहाँ पे अगर कोई निजी स्वास्थ्य, क्योंकि जो वो जो गांव है भीमखोज कोई एकदम निचले स्तर का गांव नहीं है, वहां पे भी अगर कोई स्वास्थ्य केंद्र है तो वहां पे कम से कम स्थानीय एम्बुलेंस की सुविधा तो वहां पे तुरंत रहनी चाहिए। क्योंकि अगर नवरात्रि का समय है जब वहां पे लोग आ रहे हैं तो भीड़ तो होगी ही। जरूरी नहीं है कि हमेशा रोपवे टूटे या फिर कोई सीढ़ी से गिरे, किसी और भी प्रकार की समस्या वहां पे हो सकती है। तो ऐसा एक कम से कम इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए कि तुरंत पे अगर कोई सुविधा होती तो हो सकता है कि कुछ हमारे पास करने को कुछ मौका रहता। तो आप बता रहे थे कि जब आपको भर्ती किया गया और वहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास में आपके सर के इलाज के लिए कोई बेहतर सुविधा नहीं है, उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपको रायपुर रेफर करना पड़ेगा। आपने बताया कि आप वीवाई अस्पताल में भर्ती हुए। रायपुर आने के बाद में, वीवाई अस्पताल में भर्ती होने के बाद में, प्रशासन की ओर से इस घटना घट जाने के बाद में जब थोड़ा समय, 1-2 दिन का समय बीत गया, उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर आप पर किस तरह से आप तक लोग पहुंचे, या प्रशासन ने किस तरह का एक्शन लिया आपकी सुविधा के लिए, आपकी जांच के लिए, क्या हुआ उस पूरे दरमियान, क्या आप हमें बताना चाहेंगे? अब मेरे घर से उस समय पे 3 लोग एक ही अस्पताल में हम लोग एडमिट थे। मेरी वाइफ का देहांत क्योंकि उस समय हो चुका था, इसकी जानकारी भी मेरे स्वास्थ्य के चलते उस समय मेरे को नहीं दी गई थी, अगले दिन मेरे को दी गई। तो 2 दिन तो मेरे को कुछ और किसी चीज की परवाह नहीं थी, परंतु जब मैं आईसीयू पे था, लगभग घटना के 4 दिन बीत चुके थे उस समय तक। तो कुछ लोग, 2 लोग, एक वहाँ के जूनियर डॉक्टर के साथ में मेरे को देखने आए, और उस जूनियर डॉक्टर ने मेरी परिस्थिति को बताया कि इनको यहाँ पे फ्रैक्चर है, इनको यहाँ पे चोट है, अभी ये स्टेबल है फिलहाल पे, ये हम मेडिसिन चला रहे हैं। 2 लोग थे वो लोग वहां से बताए, मेरी बहन को देखे और नीचे जनरल वार्ड पे मेरे भाई को देखे और वो लोग चले गए। तो मैंने जब वहाँ के लोगों से पूछा कि ये लोग कौन थे, क्योंकि जनरली होता ही है कि अगर आप किसी से मिलने जाए, आपका कोई परिचित का आ रहा है या कोई भी आ रहा है, तो आपसे कम से कम आके आपके पास खड़े होके हालचाल तो पूछ के तो जाता है। तो बस उन्होंने मेरे से पूछा, और मतलब डॉक्टर से पूछा और वो चले गए। तो उस समय भी मेरे को थोड़ा ये चीज थोड़ी, मतलब उस समय मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी। तो लोगों ने बताया कि वहां से आए हैं, महासमुंद से आए हैं, और शायद कुछ सरकारी नौकरी वगैरह में थे, शायद तहसीलदार या एसडीओ, ऐसा कुछ लोग थे शायद। मैं उनसे बात नहीं कर पाया। तो मैंने बोला कि कम से कम मेरे से बातचीत तो करे वो लोग, आके मेरे बारे में हाल चाल तो ले ले। तो वहाँ के जो जनरल स्टाफ थे, वो लोग ने, जो वीवाई अस्पताल के जो मैनेजमेंट देखते हैं, जो डॉक्टर को विजिट करा रहे थे, उनसे ये बात को उन तक पहुंचवाई। शायद उसी शाम को लगभग 5 बजे के आसपास महासमुंद का कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार, ये लोग तीनों में से पर्सनली फिर मिलने आए। वो लोगों ने मुझसे नॉर्मली हालचाल पूछा और जांच की बात करी मेरे से कि हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच में लगे हुए हैं हम लोग। और उस बात पे उन लोगों ने बताया कि मतलब वो इन जनरल मेरे को इन्फॉर्म करना चाह रहे थे कि ये सब मामला जो है ओवरलोड का तो है नहीं, है ना, ऐसा बोला मेरे पास में, और कलेक्टर ने बोला इस चीज को। और क्योंकि ये बात मेरे को उस समय उतनी, मतलब मैं इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो लोग बोले कि ऊपर नीचे मिला के लगभग 12 या 13 लोग थे, ऐसा करके वो लोग बताया मेरे को।
और वहाँ और हालचाल लिए मेरे से, और बोले कि कुछ भी आवश्यकता पड़े तो हम लोग आते जाते रहेंगे। इस बीच में 2 से 3 बार और डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार में से मिलने आए हॉस्पिटल पे। वो लोग भी हालचाल लेके जाते थे इसके बाद से। और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मुझे 2 लाख रुपए का चेक मेरे परिवार वाले को दे के गए। और इसके बाद से लगभग वो और प्रशासनिक आना बंद हो गया। कुछ दिन बाद में लगभग इस घटना को 10 से 12 दिन हो चुके थे, मतलब मेरी वाइफ का दसगात्र हो चुका है। उसके बाद में खल्लारी थाना से एक शायद कोई ऑफिसर कुछ पूछताछ करने आया था। वो उसने लिखित में कुछ मेरे परिवार वालों से बयान लिया और उसके बाद चले गया, क्योंकि ये घटना को लगभग 12 दिन, पुलिस को मेरे तक पहुंचने में 12 दिन लग गए थे, समझ सकते हैं आप लोग। आपने बताया कि पुलिस को इस घटना में आप तक पहुंचने में 10 से 12 दिन लग गए। प्रशासनिक स्तर पर आपने बताया कि किस तरह से कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बीच बीच में हालचाल ले रहे थे और इस मामले की जांच को दिशा देने की वो बात लगातार कर रहे थे। इस पूरे मामले में क्या अपने राज्य के सीएम का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट आपको ध्यान में आया? हाँ, जैसे ही मैं जब बीवाई हॉस्पिटल पहुंचा तो सीएम हाउस से 1-2 लोग मुझसे मिलने आए थे तुरंत। वो लोगों ने मेरी सूद बूद लिया और तुरंत मेरे से पूछा कि आपका कौन कौन सा सामान गायब है, क्या हुआ है, और अभी आपको क्या क्या चाहिए। ये सारी चीज़ की जानकारी ली मेरे से, और मैं बताया कि मेरा फ़ोन वहाँ पे घूम चुका है और मेरी कार वहीं पे खड़ी हुई है। तो वो लोगों ने उन सारे चीज़ में तुरंत तत्काल सामने फ़ोन लगा के शायद एसपी थाना वगैरह पे उस चीज़ को कोऑर्डिनेट किया था। तो जैसा कि आप सब अभी बताया आपने ऋषभ जी हमको कि घटना घटने के बाद में 3-4 दिन बाद से लगातार कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी आ रहा था। सहायता राशि उन्होंने आपको इस बीच में ऑफर करने का प्रयास किया, आपने ये भी बताया प्रयास किया कि आपको सहायता राशि उन्होंने पहुंचाई भी। और उसके बाद में आपने हमको जानकारी दी कि किस तरह से डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर आकर समय पर आपको आश्वासित करते थे कि इस केस की हम जांच बहुत अच्छे से करेंगे करके। तो अब जब इस घटना को लगभग महीना भर हो चुका है, वर्तमान में ये जो घटना है इसकी जांच जो है वो किस दिशा में प्रोग्रेस कर रही है, क्या आपके पास इसकी कोई जानकारी है? देखिए, लगभग 10-12 दिन बाद मेरा घटना के मेरा लगभग 2 या 3 अप्रैल को मेरा रीवा अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ। इसके पश्चात मैं आराम करने के लिए, क्योंकि बेड रेस्ट बोला गया था, तो मैं अपने महासमुंद वाले घर पे था कुछ समय तक। तो वहाँ वहाँ जाने के बाद में मेरे परिवार वालों ने इस चीज़ की जानकारी लेने का प्रयास किया प्रशासन से। और वहाँ जब वो लोग गए तब वो लोगों ने मेरे को बताया कि घर वालों ने कि भैया जो 1.5 लाख की राशि जो सबसे पहले प्रशासन ने पहुंचाया, ऐसा बोला गया था। तो वो जो कलकत्ता की लिफ्ट कंपनी थी उसके द्वारा वो 1.5 लाख की राशि आवंटित की गई थी। लगभग एक्चुअली में ये विषय ऐसा था कि वो लोगों ने टोटल 5 लाख रुपए भेजे थे। तो 3.5 लाख रुपए शायद जो हमारे साथ लिफ्ट में जो और थे वो लोगों को दिए, और 1.5 लाख रुपए मेरे परिवार वाले। मतलब आप ये क्लेम कर रहे हैं ऑन कैमरा कि जो सहायता राशि जिसके शुरुआत में आपके परिवार ने उसको प्रशासन के द्वारा है या नहीं, जो उनके मन में संशय था कि वो पैसा बराबर आया है कि नहीं, आप ये क्लेम कर रहे हैं कि वो राशि सही में प्रशासन के द्वारा नहीं अथवा उस लिफ्ट कंपनी के द्वारा आई थी? जी हाँ, ऐसी जानकारी मेरे को मिली। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लिफ्ट कंपनी ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया? अब जैसा कि मैंने सुना है वो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, ऐसा जानकारी में मेरे को आया था। और आप लोगों ने भी अगर देखा होगा कि कोई गया होगा खल्लारी रोपवे में, अगर कभी बैठा होगा, जैसा कि मैं शुरू में भी बताया था कि उस लिफ्ट की स्थिति पहले से कितनी खराब थी। पहली बात ये। दूसरी बात ये, बात और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसको लगे अधिक से अधिक में 2 से 3 साल ही हुए होंगे, है ना। तो 2 से 3 साल के अंदर में ही इतनी बड़ी घटना घट जाना, और इसके पूर्व ये भी शायद चला था कि नवरात्रि से पूर्व उसका
इन्फेक्शन है, Infection. मतलब इन्फेक्शन हुआ जी। है ना। और साथ ही में मुझे क्योंकि हम लोग खुद टेक्निकली बैकग्राउंड से, मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो अगर हम किसी सामान्यतः किसी घर की भी बात करें, अगर हमको नगर निगम में कोई घर बनाना है या किसी ग्राम पंचायत में घर बनाना है, तो हमको कितने सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है, कितने सारे परमिशन लेने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ पे हमको नक्शा पास कराना पड़ता है, ये सारी जानकारी सामान्यतः सारे व्यक्तियों को तो जनरली होती है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अगर आप पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं, है ना, और ऐसी चीजों को आप किसी जगह पे लगा रहे हैं, है ना, तो बिना किसी आहर्ता के, बिना किसी क्या बोलते हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के, या जी। किसी बिना मापदंड के सही आप बात। किसी चीज को आप ऐसा लगा तो नहीं सकते ना। सही बात है। क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप तो सालों से लोगों की जान के साथ में खेल रहे थे। और ये बात तो फिर समय की थी जिसमें मैं, मेरा परिवार और जो और अन्य लोग थे वो इस घटना के शिकार हो गए। अगर बात केबल की भी की जाए तो इतना बड़ा केबल तो एक बार में टूटेगा नहीं। क्या वो प्रॉपर गेज का था, इस बारे में प्रशासन ने क्या किया, इसकी जानकारी है कि नहीं? क्योंकि केवल और केवल अगर कोई जांच होगी तो जांच का मतलब ये तो नहीं है कि आप वहां पे जाए देखेंगे तो आपको तो वहां मल में ही दिखेंगे ना। तो बात ऐसी है कि जैसा कि प्रशासन बोल रहा है कि ये ओवरलोडिंग का केस नहीं था, क्योंकि ये बात कलेक्टर साहब ने मेरे सामने बोली थी जब मैं हॉस्पिटल पे था कि ओवरलोडिंग का मामला नहीं है। तो सीधी सी बात ये है कि भैया अगर आप किसी चीज को अगर आप मॉडिफाई करके रखे, या किसी चीज के लिए आप नियम बना के रखे हुए कि एक एक रोप वे पे इतने लोग बैठने चाहिए, तो 7 की गिनती तो कहीं पे भी मेरे ख्याल से फिट नहीं होती है। या तो होगा 6, या तो होगा 4, या तो होगा 8। दूसरी तरफ मेरे को जानकारी मिली थी कि लगभग 10 लोग थे। वो लोगों के नाम भी किसी पेपर पे आए थे, अगर आप लोग को पढ़े होंगे तो आप लोगों को भी पता होगा। प्रॉपर जहां जहां से थे वो लोगों का डिस्क्रिप्शन वहां पे दिया हुआ था। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि भैया जब आप लोगों ने उतनी बड़ी चीज वहां पे लगाई हुई है तो आपने क्या टेस्टिंग किया था? ग्राफिकल वहां का जो है, जो अगर आप देखें तो पहाड़ पूरे बड़े बड़े चट्टान है भैया। अगर वहां पे इतना बड़ा चट्टान है, जो लोग खंडारी गए हुए हैं देखे भी हैं, अगर बाई चांस वो रोपे उस चट्टान से टकराता तो हम में से कोई नहीं बचता उस समय पे। कितना बड़ा चट्टान था वहां पे। तो जनरली जब हम आज 2026 में रह रहे हैं, एक कार लेने के लिए भी हम देखते हैं कि इसकी सेफ्टी रेटिंग कितनी है ना। तो हम इसमें गलती आप या तो किसकी बोलेंगे? मंदिर प्रशासन की बोलिए, कि जिन्होंने वहां पे लगाने की परमिशन दी उनकी बोलिए, कि जो वो लोग ऑपरेट करने जा रहे थे वो लोग की बोलिए। गलती तो सभी की है ना। मेरी जानकारी से ये बात मेरे को जानकारी मिली थी कि मेरे कुछ समय पहले एक रिश्तेदार थे, वो लोग शायद 1 या 2 मार्च के समय पे खल्लारी दर्शन करने गए थे, उसी रोपवे पे गए थे। वो लोगों ने देखा कि तार टूट रहा है, और ऑपरेटर को बताया कि भाई आप लोग इस चीज को रिकॉर्ड कीजिए कि हम लोग बोल रहे हैं कि ये तार टूट रहा है, इसको चेंज कराओ करके। इवन संचालकों को भी पता था कि ये टूटने वाला है, क्योंकि मुझे भी पता है कि उस मंदिर में लोग कितने लोग जाते हैं और किस समय पे जाते हैं और कैसे जाते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू वहां आना जाना कर रहा हूँ, काफी सालों से कर रहा हूँ। तो आप कुल मिला के बात ऐसी है कि भाई ये तो सालों से पब्लिक के साथ पे जान के टेस्टिंग ले रहे थे। अगर आप किसी एयर प्लेन में भी जाते हैं, हवाई जहाज में भी जाते हैं, वहां पे लोगों को खड़े होने नहीं दिया जाता जब तक मामला स्टेबल ना हो। ठीक है, ये तो प्रॉपर एक एंगल पे ऊपर ले जाने की बात है ना। और प्रशासन और लिफ्ट कंपनी ने आपको जितना मैंने बताया है उतने इतने लोगों की जान की कीमत लगाई है, जिसको बोलने में मतलब कि एक
शब्द नहीं है मेरे पास पे। साथ ही बात और गंभीर इसलिए होती है कि भैया लोग वहां पे वहां के सांसद और स्थानीय विधायक दोनों ने इस जानकारी की सूद लेने की भी प्रयास नहीं किया है। तो ये स्थिति है फिलहाल पे जो घटना घटी उसके बाद पे। इस पूरे चर्चा और वार्तालाप के दौरान में आपने जो क्लेम्स किए हैं बहुत ही शॉकिंग है ऋषभ जी। ये जो वेदना आपके परिवार पर गुजर रही है इसकी कल्पना शायद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जितना करीब से हम आपको जानते हैं, हम देख रहे हैं, हम तो चीज़ों को समझ रहे हैं। और जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि आपका वो इंस्टाग्राम का वीडियो उसने कई लोगों के हृदय को चीर के रख दिया था। संवेदनशील ऐसी घटना थी ये। पर अंत में प्रश्न यही उठता है कि मात्र किसी के जीवन की एक कीमत लगा देना काफी होता है क्या? किसी की मृत्यु हो गई, किसी का जीवन जो प्रारंभ हो रहा था वो समाप्त हो गया, क्या उसकी कीमत 3 या 4 या 5 लाख रुपए लगा देना मात्र से क्या प्रशासन अपना पल्ला झाड़ सकता है? क्योंकि अभी तक जितना हम मामला को समझ रहे हैं, जितना हम इन चीजों को समझ रहे हैं, मुझे तो यही ध्यान में आ रहा है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से भी भागता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं जब आप इस घटना के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपके अंदर की वेदनाओं को देख पा रहा हूं, आपके आंसू किस तरह से रुक रहे हैं मैं देख पा रहा हूं। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, सिर्फ अंत में आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उन प्रश्नों का मैं चाहूंगा आप उत्तर दें और उसके बाद में हम इस वीडियो के समापन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहला, आपका परिवार इस समय कैसा महसूस कर रहा है और आपके परिवार को इस समय प्रशासन से किस प्रकार की उम्मीदें हैं? मेरा परिवार पूरी तरह से अभी टूट चुका है भाई साहब। इतने सालों में आप देखेंगे कि केवल मेरा ही परिवार नहीं है, जो मेरी वाइफ का जो मायके पक्ष है वो भी काफी ज्यादा आहत है, क्योंकि वो अपने परिवार की बड़ी लड़की थी और माता पिता की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर थी। हम दोनों शादी से पहले ये बातचीत किए थे कि हमको अपने परिवार के साथ साथ उनकी भी सारी जिम्मेदारी को पूरा करना है, और मेरे सास ससुर की पूरी उम्मीद और आशा अपने बड़ी लड़की पे थी। तो ये केवल मेरा परिवार बस टूटने की बात नहीं है, परिवार यहाँ पे काफी सारे दिख रहे हैं। और बात यह है कि उस समय से लेके आज जितने भी दिन बीत चुके हैं, हमारे घर में कोई ढंग से सो नहीं पाता है। वहाँ मेरे सास ससुर का भी काफी बुरा हाल है, वो लोग अपने घर में रह नहीं पाते हैं। और अभी स्थिति ये है कि जान की कीमत तो कभी पैसे से कोई लगा ही नहीं सकता है, परंतु एक बोलना चाहिए कि एक इंसाफ की ये उम्मीद है कि भाई कम से कम इतना तो प्रशासन अवेयर रहे कि जो हुआ है वैसी घटना भविष्य में ना हो और इसकी निष्पक्ष रूप से जांच करे। कारण ये है कि आपको मैंने इतनी सारी खामियां गिनाई है जो मैंने खुद अपनी आंखों से उस घटना के दौरान देखी, और लोगों ने भी कुछ बताया, इतनी सारी बातें बताई है ना। तो ऐसी घटना वापस पूरे भारत पे ना हो। तो बात अभी ऐसी है कि स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन इतने समय से जो अपना रवैया दिखा रहा है, तो उनसे तो अब कोई उम्मीद की राह दिख नहीं रही है मेरे को, क्योंकि जांच कर लेना या फिर जांच करने के बाद में चुप हो जाना ये कोई विषय रहता नहीं है। मंदिर प्रशासन जो कि इस घटना का खुद एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है,
वो लोगों ने गैर इरादतन हत्या का मामला शायद दाखिल किया है, जिसके चलते शायद 2-3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो कि वहीं के संचालक, जो मतलब ऑपरेट करने वाले लोग थे, और उनकी अहर्ता भी कितनी थी इसकी जानकारी हमको नहीं है। तो मैं इस राज्य के सीएम से इस आस में हूं कि वो कम से कम इस बात को संज्ञान में लेते हुए मेरे मेरे परिवार को और मेरी वाइफ के परिवार को कम से कम उचित न्याय दे। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता तो फिलहाल बचा नहीं है। जो हमने खोया है इस घटना के दौरान पे, और जो हमने यातनाएं सही है, मानसिक यातना, फ्लाईओवर के सॉरी रोपवे के टूटने के बाद में, उसके उसके लिए अब शब्द नहीं है मेरे पास। तो ये थे उस घटना के पीड़ित ऋषभ जी। तो एक घटना घटती है खल्लारी माता में, जहां पर सब श्रद्धालु अपने मन से देवी के दर्शन करने जाते हैं, और चंद लोगों की लापरवाही ने कुछ ऐसा वहां पर घटना घटा दी कि अंत में वहां पे जो उत्साह उमंग था वो सिर्फ और सिर्फ दुख, वेदना और पीड़ा में बदल गया। और इसके पीछे क्या हुआ, तो चंद जिंदगियों की कुछ कीमत तय कर दी गई, और इसके साथ में प्रशासन ने अपने कर्तव्यों से, अपने दायित्वों से पूरा पल्ला झाड़ लिया। जो पीड़ित हैं वो आज भी उस दर्द को लेकर के जी रहे हैं, पर क्या प्रशासन के दिल में उस वेदना को लेकर के कोई भाव है उनके मन में? ये प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि 1 महीना गुजर जाने के बाद भी कहीं ना कहीं यह घटना दबकर रह गई है, ऐसा अब हमें महसूस होने लगा है। किसी के घावों को, जख्मों को कुरेदना इस वीडियो का यह मकसद नहीं था, अपितु ये वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सभी तक उस घटना की जो वेदना है, उससे जो पीड़ित आज भी परेशान है, जिससे शायद प्रशासन बिल्कुल अब उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, इस विषय को आप तक लाना एकमात्र इसका मकसद था। ऋषभ, जिन्होंने बचपन से अनेकों दुखों को अपने साथ देखा है, कम आयु में पिता का साया उस घर से चले जाना, थोड़ा बड़े होते तक जब लग रहा था जिंदगी ठीक होगी, ऐसी आयु में अपनी माँ को खो देना, और जब जिंदगी प्रारंभ होती है ऐसे में मात्र 4 महीने के अंदर अपनी अर्धांगिनी को खो देना। जीवन लगातार इनकी परीक्षा ले रहा है, परंतु क्या ऐसे वक्त में प्रशासन भी इनकी परीक्षा ले? यह समय है प्रशासन को विचार करने का, और इस वीडियो के माध्यम से हम प्रशासन से प्रश्न करते हैं, क्या ऐसे ही परीक्षा भरे जीवन में प्रशासन न्याय न दिला करके ऋषभ की एक और परीक्षा लेना चाहता है? ऐसा प्रश्न करते हुए प्रशासन से मैं उदित बख्शी आज के इस एपिसोड का अंत करता हूं। आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो जिम्मेदार हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी ध्यान में आए कि उनसे कितनी बड़ी चूक हुई है। नमस्कार।